अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, मतलब कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, या कार्य सामर्थ्य ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हमारी जो क्लास चली थी वो चली थी मोमेंट ऑफ फोर्स, या यूँ कहें कि टॉर्क की, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की क्लास जिसने भी नहीं की है वहाँ जा कर के ले ले। थियोरी जितनी मैंने पढ़ाई है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। रेयर केस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल अभी नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल जल्द ही उसका सॉल्व करा लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट हो उससे पहले बिना कहे आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कार्य यानी कि वर्क को समझ लेते हैं। कार्य यानी कि वर्क क्या चीज होता है, ठीक है। कार्य यानी कि वर्क क्या चीज होता है। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 20 किलो का वजन है, ठीक है, और मैं कहूं आप इसको यहां से उठाइए और दूसरी जगह ले जा करके रख दीजिए, तो आपने क्या किया, ऐसे उठाया और ले जा करके कहीं पे रख दिया। तो क्या आपने कुछ कार्य किया? क्या आपने वहां पर कुछ वर्क डन किया? जी नहीं, बिल्कुल आपने कोई कार्य नहीं किया है। क्योंकि कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य का परिभाषा है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपने क्यों एक भी जूल का कार्य नहीं किया। तो कार्य का आपका क्या है, W = होता है F × S, यानी बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। अब देखिएगा कैसे आपने कार्य एकदम नहीं किया है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कार्य क्या है, कार्य मतलब अगर कोई ये वस्तु है, ठीक है, और इस पे आप कोई बल F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बल F अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद ये S डिस्प्लेसमेंट यानी S विस्थापित होती है, ठीक है, S डिस्टेंस विस्थापित होती है, और आपका जो विस्थापन का दिशा है और जो बल का दिशा है उसमें थीटा कोण बनता है, तब आपका जो कार्य है वो कार्य हो जाता है Fs cos थीटा, ठीक है। तो रियलिटी में आपको ये याद रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, और उन दोनों के बीच का आपका कोसाइन एंगल जो होता है वो आपका कार्य होता है। अब देखिएगा, यानी कि आपका कार्य क्या हो गया, W = Fs cos थीटा हो गया। अब देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, वस्तु को उठा करके ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी बल किस दिशा में लगा रहे हैं, ऊपर की दिशा में, ठीक है। और चल विस्थापित किस दिशा में कर रहे हैं उस वस्तु को, आप जो है 90 डिग्री का इस दिशा में मान लीजिए विस्थापित हो रहा है, ठीक है। ऐसे उठाए वस्तु को और इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में चलने की कंडीशन में आपका फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इन दोनों के बीच एंगल आप देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इस कंडीशन में देखिएगा, अगर थीटा यहाँ पे आप 90 डिग्री लेते हैं तब आपका कार्य कितना हो जाता है, तो यहाँ पे लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Fs cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में होगा तो वो टोटल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने कार्य कितना किया, कार्य 0 किया, यानी कि आपका कार्य कितना रहा, 0 जूल का कार्य रहा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य का सिंपल सा अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब चलिए विभिन्न स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। जब थीटा अलग अलग एंगल पे होती है तो आपका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम एक साइड लिख देते हैं स्थितियां, और बीच में लिख दे रहे हैं कोण,
और साइड में लिख दे रहे हैं कार्य, यानी कि वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, तो स्थितियां जब आप बल लगा रहे हैं और बल से आपका जो बल है, ठीक है, बल और विस्थापन समान दिशा में हो, सबसे पहली की स्थिति, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो फोर्स लगा रहे हैं और जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों एक डायरेक्शन में हो, तो आपका बल यानी कि फोर्स और विस्थापन के बीच एंगल कितना होगा भाई। बल यानी कि फोर्स भी आपका उसी डायरेक्शन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल इन दोनों के बीच कितना बनेगा 0 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिएगा इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 डिग्री रखिएगा तो आपको वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी W बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको Fs मिल जाएगा और ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि कार्य क्या है धनात्मक होगा। यहाँ पर कार्य हम दे रहे हैं, कुछ कार्य दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब कुछ कार्य दे रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए हम किसी वस्तु को धक्का इस डायरेक्शन में दे रहे हैं और वो उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है, उल्टी दिशा में विस्थापित हो रही है। इस कंडीशन में दोनों के बीच कितने का एंगल बन गया, एक इधर का डायरेक्शन है एक इधर का, और बीच में कितना बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी को नहीं निकालने आता है तो कॉस 180 या 90 + 90 लिख सकता है वो उसको। ठीक है, तो यहां पर इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो प्राप्त होगा -1, और -1 इंटू Fs करेंगे तो आपको यहां पर कार्य प्राप्त हो जाएगा -Fs। ठीक है, यानी कि यहां कुछ कार्य हम क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्क डन प्राप्त कर रहे हैं। चलिएगा तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब दोनों एक दूसरे से 90 अंश पे हो, बल और विस्थापन अभिलंबवत हों, या परपेंडिकुलर हों। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका थीटा जो होगा वो थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन में आपका थीटा 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि आपने कार्य कितना किया 0 किया। तो इतनी चीजें हैं जो आपको कार्य में याद रखनी है। अब चलिए अब आते हैं कार्य यानी कि वर्क के यूनिट पे। ठीक है, तो कार्य के अंदर हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली। अब बारी है यूनिट की, तो यूनिट को भी हम फटाफट से जान लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि जो यूनिट होती है, यूनिट को यदि आप फार्मूला याद रखते हैं तो यूनिट जो है बड़े आराम से, मात्रक बड़े आराम से बता ले जाएंगे। और हालांकि मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दिया है, वो ट्रिक याद है ना, जिसमें मैंने बताया था कि न्यूटन जो न्यूटन साहब थे वो अपनी लॉवर को क्या रिप्लाई दे रहे थे, वो रिप्लाई दे रहे थे कि मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊंगा। तो अड्डा मतलब अर्ग 9 सेंटीमीटर, अर्ग और 9 सेंटीमीटर किस में थे, आपके सीजीएस में मात्रक थे, और आपका जून में, जून मतलब जूल। ठीक है, तो आपका जूल भी एक मात्रक है जो कि एमकेएस यूनिट है, SI यूनिट में है। ठीक है, तो यूनिट की बात करेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि वर्क आपका क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन है। तो बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर भी आपका कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, सीजीएस में बात, ये आपका किस में हो जाएगा, एसआई या एमकेएस लिख सकते हैं आप इसको। और सीजीएस में अगर बात करेंगे आप, सीजीएस में अगर बात करेंगे तो सीजीएस में आपका जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ग या
डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एमकेएस में यूनिट लिखेंगे तो एमकेएस में आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य के इतने सारे मात्रक हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कार्य का बात। अब चलिए बात करते हैं किसके बारे में, कार्य के बाद क्या है, सामर्थ्य यानी कि शक्ति यानी कि पावर के बारे में, कि कौन कितना पावर यहाँ पे लगा ले रहा है। पावर क्या चीज होता है। तो अब आप किसी के पावर को बड़े आराम से मेजर कर ले जाएंगे। यहाँ पे पावर की परिभाषा जानने के बाद, सामर्थ्य की परिभाषा जानने के बाद देखिएगा, सामर्थ्य को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर जरा वृत्ताकार गति अगर कहीं होता है, ठीक है, वृत्ताकार यानी सर्कुलर मोशन होता है, वृत्ताकार गति में कार्य, ठीक है, तो वहाँ वृत्ताकार गति में क्या कितना कार्य होता है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर कहीं वृत्ताकार गति हो रही है तो वहाँ पर वर्क आपका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो फोर्स अप्लाई होगा ना, किसी भी सर्कुलर मोशन में, कोई भी चीज सर्कुलर अगर मोशन कर रही है तो वो हमेशा सेंटर की ओर भागना चाहेगी। तो फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, सेंटर की ओर अप्लाई हो रहा है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री। इस कंडीशन में आपका जब भी वृत्ताकार यानी जब सर्कुलर मोशन होगा तो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन में कितना वर्क डन होगा, 0। तो किसी भी वृत्ताकार गति में आपसे पूछा जाएगा कि कितना कार्य हुआ, तो भैया 0 जूल कार्य हुआ, कुछ भी कार्य वहां नहीं हुआ। अब चलिए सामर्थ्य यानी कि पावर को देख लेते हैं। तो यहां पे हम हेडिंग लिख रहे हैं सामर्थ्य यानी कि पावर। तो बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, और अगर हम फार्मूला लिखें अगर, तो P = W/T यहाँ से लिख ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि T क्या है, टाइम है। अगर T 1 सेकेंड यहाँ पे हो जाए, T = 1 सेकेंड, तो किसी 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, या किसी समय में किया गया कार्य ही आपका सामर्थ्य कहलाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, और फॉर्मूला याद रखना है P = W/T। अब हम लोगों ने कार्य बराबर क्या अभी पढ़ा, F × S, ठीक है, यानी बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, और नीचे क्या आ गया, T आ गया। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, F.V, क्योंकि आपका जो मीटर प्रति सेकंड है या दूरी बटे समय है, दूरी बटे समय किसको दिखाता है, चाल को या वेग को। यहाँ पे विस्थापन की बात हो रही है, एस हम किसको ले रहे हैं, विस्थापन को, तो विस्थापन बटे समय क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे F.V हम ले रहे हैं पावर को। ठीक है, तो ये इस तरह से, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। और सामर्थ्य क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। तो अब किसी का अगर आपसे कहा जाए कि पावर निकाल के दिखाओ, तो वो जितने मान लीजिए 1 घंटे में जितना कार्य कर पा रहा है, तो कार्य बटे 1 घंटा, तो जितना आपको मिलेगा वही उसका पावर यानी कि सामर्थ्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े आराम से पावर आप किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं, और मैथ्स में आपको इस पे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके यूनिट के। ठीक है, यूनिट के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहां से देखिएगा W/T लिखा हुआ है। ठीक है, तो W मतलब क्या, जूल, कार्य का मात्रक जूल, और T का मतलब सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड यहां से इसका आपको मात्रक मिल गया। ठीक है, अब देखिए जूल प्रति सेकंड मिल गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तनी एडवांस में थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से स्टाइल में वाट कह देते हैं। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अब चलिए देखिए,
ये तो हो गया आपका जूल प्रति सेकंड, एमकेएस में कह सकते हैं इसको, ठीक है, एमकेएस में कह सकते हैं, ठीक है। और क्या यूनिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एमकेएस में ही लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं, देखिए न्यूटन वही चीज हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट, ठीक है। तो ये सभी आपके किसके मात्रक हो गए, पावर यानी कि सामर्थ्य के मात्रक हो गए। तो सामर्थ्य यानी पावर का अब आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो आप जूल प्रति सेकंड बता देंगे, वाट बता देंगे और न्यूटन मीटर प्रति सेकंड बता देंगे। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे हम फॉर्मूले से यहाँ पर इसके मात्रक निकाल पा रहे हैं। तो आपको कह देगा कि बताइए सामर्थ्य का मात्रक इनमें से क्या है, और इन तीनों में से कोई भी दे देगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको, बहुत से टीचर मात्र सीधे बता देते कि वाट होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ जरूरी नहीं है कि वाट देगा आपको, यहां हो सकता है वाट आपको नहीं ही दे, वहां पे आपको न्यूटन मीटर प्रति सेकंड दे। तो वहां आपको इस फॉर्मूले के द्वारा समझना आसान होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर नोट कर लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सिंपली एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं थियरी के तौर पे फिजिक्स में। तो वहां पे आपसे क्या पूछेगा, कहेगा बाबू बता दो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो किलो जहां भी आएगा, किलो का मतलब 10 पे घाते 3 वाट, ठीक है, यानी 1000 वाट, किलो का मतलब 1000, ठीक है। और अगर 1 मेगावाट बोल दिया कि बाबू बताओ 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, इंजीनियर बनने जा रहे हो भाई, किलोवाट में मेगावाट में हम लोग को एनर्जी सप्लाई देना है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई बनना चाहता है तो ये तो पता होना चाहिए आपको। तो 1 किलोवाट बराबर कितना, 10 पे घाते 3 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 पे घाते 6 वाट, ठीक है। और मतलब जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1 के बाद 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर क्या होता है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है बाबू, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 746 वाट होता है, पॉलिटेक्निक यूपी जेईई 2016 में आया हुआ प्रश्न है, जाके मिला लेना, ठीक है। एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो जो हम लोग के 4 व्हीलर्स होते हैं ना, जो 4 पहिया वाहन होते हैं, उसकी सामर्थ्य यानी उसकी शक्ति किससे मापी जाती है, हॉर्स पावर में मापी जाती है। तो तभी कहते हैं कि भाई इसकी हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर की सामर्थ्य है या पावर है, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स से या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो आपके सामर्थ्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका कार्य हो गया, सामर्थ्य हो गया। और चैप्टर में अंतिम चीज दिया हुआ है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहां सिंपली हम लोग लिख लेंगे, क्या क्या लिख लेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य कर सकता है उसकी एनर्जी उतनी है या उससे अधिक है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, सिंपल सा है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा कार्य कर ले जाता है तो उसके पास अधिक एनर्जी है, कोई कम कार्य करता है इसका मतलब उसके पास कम एनर्जी है। और क्या है, ऊर्जा में भार नहीं होता है, ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है, और ऊर्जा को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैंने सबसे पहले चैप्टर में क्लियर कर दिया है। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाकर के पढ़ सकता है, या मैटर वाले में मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका ऊर्जा का डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ
सकता है, कुछ खास चीजें नहीं है। लेकिन इसके टाइप्स अगर पूछा जाता है कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा आपको निम्न 3 प्रकार के मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, सबसे पहली ऊर्जा क्या मिल जाएगी? सबसे पहली ऊर्जा आपको मिल जाएगी गतिज ऊर्जा। सबसे पहली ऊर्जा गतिज ऊर्जा। दूसरी आपको मिल जाएगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में भी मैं अभी लिख दे रहा हूं उसको, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और सबसे अंतिम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि टोटल जो एनर्जी होती है वो मात्र गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को लेकर के जो है प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते, जो अंग्रेज लोग हैं वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अंग्रेज लोग कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको अंग्रेज लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और द्रव्यमान ऊर्जा का आप क्या कहेंगे? मास एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में K.E भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में P.E भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में कुछ नहीं कहते हैं बाबू, ऐसे ही रहने दो, वो ऐसे ही मस्त है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये देखिएगा गतिज ऊर्जा समझिएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इस चीज को आप यहाँ पर समझ लीजिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण, यानी उसके मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, और इसको हम लोग दिखाते हैं KE से या सिर्फ K से, और ये बराबर होता है 12mv² के, मतलब 1/2, और उस वस्तु का द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्यों होती है किसी वस्तु में? उसके गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नोट्स आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके अभी तुरंत ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी K = 12mv² होता है। वहीं अगर आप स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है? तो भैया देखिए गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है, तो स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी? स्थितिज ऊर्जा उसके स्थिति के कारण होगी। ठीक है, उसकी स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं mgh। ठीक है, यानी उसका भार और वो जितनी ऊंचाई पे स्थित है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? ठीक है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार E = mc² होता है। ठीक है, तो कुछ द्रव्यमान क्षय होता है, कुछ मास आपका क्षय होता है। ठीक है, तो वहां से कुछ आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मास, तो उनके समीकरण के अनुसार क्या पता चला हमें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास के कारण भी कुछ ऊर्जा उसमें निहित होती है। उसके मास यानी कि जो द्रव्यमान है उसके क्षय होने पर कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित किया? E = mc² से प्राप्त किया। तो m द्रव्यमान की अगर ऊर्जा क्षयित हो रही है तो हमको E एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित समीकरण है, जिसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इस समीकरण को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं, पहले की क्लास में भी। ठीक है, तो यहां पर आपका E तो आपका एनर्जी हो गया, E आपका एनर्जी हो गया, M आपका मास हो गया वस्तु का। ठीक है, मास ऑफ बॉडी। C बात करेंगे प्रकाश की चाल है, प्रकाश का निर्वात में चाल। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंग्लिश में लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो आपकी इतनी ऊर्जाएं थी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा। और कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी की अगर आपसे बात करेगा कोई,
टोटल एनर्जी की बात करेगा कोई, तो टोटल एनर्जी बराबर होता है, टोटल एनर्जी आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो इसको ई से दिखा सकते हैं और ये होता है हाफ mv² प्लस आपका mgh। ठीक है, अब देखिए ये ऊर्जा की बात तो हम लोगों ने कर ली। अब चलिए बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी चीजें मैंने बताई उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको नोट करके रख लेंगे, और या पीडीएफ में सेंड करूंगा, उस पीडीएफ को ही प्रिंट आउट करा के रख लेना, उससे ही काम हो जाएगा। काहे लिए इतना मेहनत करना है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर समझ लीजिए, चीज़ों को एक बार अगर हमारी बातों को आप सुन लेंगे तो मैं आशा यही करूंगा कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और जब भी एक आध हफ्ते में समय मिलेगा भूले भटके जा करके उसको रिवाइज मार लेना, और जब वो आपके माइंड पे स्ट्राइक करेगा, जब आपके माइंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको क्लियरली लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने कुछ ज़्यादा हो गए, इस वजह से थोड़ा सा जो दिमाग है थोड़ा सा ब्लंडर सा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एनर्जी की जगह मोमेंटम लिख दिया यहाँ पे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया, सही भी कर दिया है, लेकिन गर्मी जो है वाकई बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो परिभाषा थी उसके अनुसार क्या होता है, तो इसके लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है उसको न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई पिंड जो है पृथ्वी से बाहर है और वो पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो किसी स्थान से वो गति कर रहा है तो उसकी कुछ गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, कुछ गतिज ऊर्जा होगी, मान लीजिए आपका कुछ गतिज ऊर्जा है उसका हाफ mv² और कुछ उसकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, और उसकी जो कुल ऊर्जा मान लीजिए E प्राप्त हो रही है। ठीक है, और उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए mgh है। अब क्या होगा, अब जब वो पृथ्वी पर आके पृथ्वी पे गिर गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ mgh है, और आपका धुएं के कण बने और कुछ आपके वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई। उन सभी एनर्जीज को, तमाम तरह की जो एनर्जीज होंगी, जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उन सभी को अगर, हालांकि गतिज ऊर्जा आपकी वहाँ 0 हो गई क्योंकि वो वस्तु वहाँ पर गिर के समाप्त हो गई, तो गतिज ऊर्जा उसकी जो परिवर्तित हुई अन्य ऊर्जा में, उन सभी को अगर आप ऐड कर देंगे, तमाम तरह की जो एनर्जी होगी वो E के ही बराबर प्राप्त होगी। मतलब उसकी जो प्रारंभिक एनर्जी थी वो अंतिम कुल एनर्जी के बराबर ही होगी। अगर ये E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है, तो ये अंतिम में जाकर के E1 = E2 = E ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रही है, लेकिन उसकी जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है, यानी कंजर्व रहती है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार यही होता है कि जो ऊर्जा है उसको न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे उसका एक सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो सोलर पैनल हम लोगों ने अपनी छतों पर लगा रखा है, वो सोलर पैनल क्या कर रहा है, जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है, जो प्रकाश के फॉर्म में हमारे पृथ्वी
पृथ्वी तक आ रही है वो हमारे सोलर पैनल पे टकराने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ जा रही है, जिससे हमारे घरों में क्या हो रही है, बिजली प्राप्त हो रही है। तो उस प्रकाश के उस सोलर पैनल पे टकराने से हमारे जो प्रकाश का ऊर्जा का जो फॉर्म था वो चेंज हो गया और हमको किसमें प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो इतनी चीजें थी आपके आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, बहुत छोटी सी चीज है और बड़े आराम से आपको याद हो जाएगी। अब देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो है पावर के यहाँ पे देख लेना चाहिए, और 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट कर करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के, और यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्घ होता है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो आपको ये प्राप्त हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि बाबू जो आप kWh लिखते हैं उसको पूरा नाम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट हावर कहते हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट हावर मतलब 1 किलोवाट गुणे 1 हावर, 1 किलोवाट गुणे 1 हावर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, और 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। ठीक है, और वाट को आप क्या लिख सकते हैं, वाट को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा P = क्या मिला था हमको, W/T मिला था। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड भी हम क्या लिख सकते हैं, वाट को लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, तो 10⁻³ और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और इंटू 3600 सेकंड। तो देखिएगा यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अब आपको सीधे ये एनर्जी के फॉर्म में प्राप्त हो गए। तो देखिएगा यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी 1 kWh बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और इस प्रकार से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि छूट रहे थे आपसे, आपके पावर से रिलेटेड, वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐड कर लेंगे। और आज की इस क्लास में आपका पावर, वर्क, पावर और एनर्जी पूरा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। और इसके बाद आपके इस पे जो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे और जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।